जय हिंद दोस्तों, सीताराम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स की चौथी क्लास है। इसमें हम लोग का टॉपिक है बजट। बजट का अर्थ है चमड़े का थैला। ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है बजट। ठीक है, हम बजट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन जहाँ से पूछता है हम लोग के बारे में एग्जाम में। 1773 में रॉबर्ट वालपोल ने इंग्लैंड का बजट पेश किया था सबसे पहले। और 1773 में रॉबर्ट वालपोल जो थे इंग्लैंड का बजट पेश किए थे। भारत में बजट कब पेश हुआ था? भारत में सबसे पहले जेम्स विल्सन थे, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में बजट प्रस्तुत किए थे 18 फरवरी 1860 को। भारत में सबसे पहले जेम्स विल्सन थे जो कि भारत में बजट प्रस्तुत किए थे 1860 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। भारत में बजट के पितामह जेम्स विल्सन को माना जाता है। भारत में बजट के पितामह किसको माना जाता है? जेम्स विल्सन को माना जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के खड़मुकम चेट्टी ने 1947 में बजट प्रस्तुत किए थे। 1947 में जब स्वतंत्र भारत हुआ था उस समय सबसे पहला बजट आर के खड़मुकम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। बजट पेश करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, लेकिन करवाता किससे? वित्त मंत्री से। नेक्स्ट, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था 1950 में। अब देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कौन पेश किया था? आर के खड़मुकम चेट्टी ने। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसमें संविधान नहीं बना था, इसलिए इसे स्वतंत्र भारत कहा जाता है। उसमें बजट पेश किए थे आर के खड़मुकम चेट्टी, लेकिन जब संविधान बन गया 1950 में तो उसे गणतंत्र भारत कहा जाने लगा। तो उस समय बजट कौन पेश किए थे? जॉन मथाई ने किए थे। बजट का जिक्र हमारे संविधान में आर्टिकल 112 में किया गया है। जो यहाँ पर बजट शब्द नहीं है, वहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, सर्वाधिक बार बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया था। अब देखिए, इसमें एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने 1958 से 1959 में 28 फरवरी को बजट प्रस्तुत करने का डेट रखा था, जो कि फरवरी के लास्ट दिन होता था बजट पेश। लेकिन वर्तमान में 2017 में बजट जो है 1 फरवरी को प्रस्तुत होने लगा। ठीक है, ध्यान देगा, वर्तमान में 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत होता है। अब एक है, एक वर्ष कमेटी के सुझाव पर केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया था। ये कब हुआ था? 1925 में। 1925 में एक वर्ष समिति आई थी, उसी के सुझाव पर केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान में विवेक देवराय समिति के सुझाव पर रेल बजट को केंद्रीय बजट में फिर से ला दिया गया था। ठीक है, विवेक देवराय समिति कब आई थी? 2016 में आई थी। 2016 में रेल बजट और केंद्रीय बजट को वापस मिला लिया गया साथ में। इसके बाद है, वित्त मंत्री रहते हुए भी बजट प्रस्तुत नहीं किए थे। एक नोट कर लीजिएगा, वित्त मंत्री थे लेकिन बजट पेश नहीं किए। कौन कौन थे? 2 लोग थे इसमें, हेमवती नंदन बहुगुणा और केसी नियोगी। ये 2 लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वित्त मंत्री तो जरूर थे लेकिन बजट पेश नहीं किए थे अपने शासनकाल में। जिस दिन बजट प्रस्तुत होता है उससे कि 75 दिन बाद के अंदर 75 दिन के अंदर ही बजट लागू हो जाना चाहिए। अर्थात 1 फरवरी को अगर बजट प्रस्तुत हो रहा है लेकिन उसके 75 दिन बाद या 75 दिन के अंदर, उसके बाद 75 दिन के अंदर बजट लागू भी हो जाना चाहिए। और बजट जो होता है 1 वर्ष के लिए बनाते हैं, 1 वित्तीय वर्ष के लिए बनाया जाता है। कुछ टॉपिक और नोट कर लीजिएगा। पूर्णकालिक वित्तीय बजट जो है निर्मला सीतारमण है, वित्त मंत्री पूर्णकालिक जो वित्त मंत्री है वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, जो कि 3 बार से बजट पेश कर रही है। 3 प्रधानमंत्री जो बजट पेश किए हैं, 3 प्रधानमंत्री अपने है ऐसे भी जो कि बजट पेश किए हैं। वित्त मंत्री नहीं थे लेकिन उन्होंने बजट पेश किया था। कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। और सबसे महिला के देखा जाए तो सबसे स्वतंत्र भारत में महिला जो थी सबसे पहले बजट पेश की थी वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, बजट टीवी पर प्रसारण होने लगा कब से? 1992 से। 1992 से टीवी पर भी प्रसारण होने लगा बजट का। हम देख लेते हैं टाइप ऑफ बजट। बजट कितने प्रकार के होते हैं? पहला है जीरो बेस्ड, शून्य आधारित बजट। ऐसा बजट जहां पिछले हिसाब को छोड़कर नए सिरे से बजट को बनाया जाता है शून्य आधारित बजट कहलाता है। ठीक है, यह इमरजेंसी आपातकाल की स्थिति में लाया जाता है।
शून्य दायित्व जो बजट होता है, पहले के जो बजट होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन वर्तमान से शुरू से बजट बनाया जाता है। यह सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे ही लागू किया जाता है। दूसरा है जेंडर बजट, लिंग आधारित बजट। इसमें महिला और पुरुष को अलग अलग बजट पेश होता है। इसमें जो है महिला और पुरुष का जो बजट होता है वो अलग अलग पेश होता है जेंडर बजट में, लिंग आधारित बजट में। ठीक है। आउटकम बजट थर्ड है। इस बजट में सरकार बजट पेश नहीं करती है, बल्कि पुराने बजट का हिसाब को बताती है। आउटकम बजट जो होता है, इसमें अगर नेक्स्ट वित्तीय वर्ष या आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट नहीं बनाया जाता है, बल्कि पुराने बजट का जो होता है उसका हिसाब प्रस्तुत करते हैं आउटकम बजट में। यह राजीव गांधी के समय लाया गया था आउटकम बजट। इसमें जो पहले वाले वित्त वर्ष था उसमें जो बजट बनाया गया था उसके हिसाब, कहाँ कहाँ पैसा खर्च की, कहाँ से पैसा आया, उसका हिसाब देती है आउटकम बजट में। उसके नेक्स्ट है संतुलित बजट। सरकार जितना इनकम ला रही है उतना ही खर्च कर रही है, इसे संतुलित बजट करें। अर्थात जितना वो इनकम अपने राजस्व आय प्राप्त कर रही है और जितना राजस्व व्यय कर रही है, ये दोनों अगर बराबर है तो इसे संतुलित बजट कहते हैं। यह बजट हमेशा मुमकिन नहीं होता है, कभी न कभी कम या ज़्यादा होता रहता है। आर्टिकल 112 AFS लिखा गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण का बजट है। उसमें बजट शब्द है, ठीक। बजट शब्द सीधे नहीं लिखा गया, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है उसमें। आर्टिकल 112 हमारे संविधान में। फिर आर्टिकल 113 में प्राक्कलन है, पैसे की चर्चा की गई है। आर्टिकल 114 में विनियोग है, पैसा निकालने की चर्चा की गई है उसमें। आर्टिकल 115 में अतिरिक्त अनुदान की चर्चा की गई है। अब बजट पेश कब होता है? फरवरी महीने के अंतिम कार्य दिवस में, लेकिन वर्तमान में 1 फरवरी को बजट पेश होता है। 5वां है निष्पादन बजट, ठीक है, इसको सुन लीजिए। लक्ष्यमुखी बजट कहा जाता है इसमें। निष्पादन बजट को लक्ष्यमुखी बजट कहा जाता है। इसमें न केवल आय व्यय, साथ ही साथ कार्य का मूल्यांकन भी किया जाता है, ठीक है। निष्पादन बजट जो होता है, परफॉर्मेंस बजट जो होता है, उसमें न केवल आय व्यय की चर्चा की जाती है, बल्कि उसमें के साथ साथ कार्य का जो कार्य होता है उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। और एक होता है पारंपरिक बजट या आम बजट जिसे कहते हैं। विभिन्न मदों को खर्च जो आय के बारे में आय व्यय बतलाता है, उसे उसमें आय व्यय की चर्चा की जाती है आम बजट में। इसे पारंपरिक बजट भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस, लोक राजस्व क्या होता है? सरकार की जो आय और व्यय होती है उन्हीं का योग ही लोक राजस्व कहलाता है, ठीक है। लोक राजस्व 2 प्रकार देखते हैं हम लोग, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय, ठीक है। पब्लिक इनकम, पब्लिक एक्सपेंसेस। पब्लिक इनकम पहले जान लेते क्या होता है। पब्लिक इनकम भी 2 प्रकार से होता है, राजस्व आय और पूंजीगत आय। प्राप्तियाँ हैं, सरकार के लिए आय हैं, और ये सार्वजनिक जो व्यय है ये सरकार के लिए खर्च हैं, ठीक है। राजस्व आय रेवेन्यू रेपिसिट इनकम होता है, पैसा लौटाती नहीं है सरकार। इसके अंतर्गत अगर सरकार के पास पैसा चला गया तो उसे वापस नहीं करती है, सरकार के लिए प्रॉफिट होती है, ठीक है। जैसे कि टैक्स, अगर सरकार टैक्स ले रही है तो टैक्स आपको वापस नहीं देगी, वो अपने खजाने में रख लेगी, ठीक है। इसे कहते हैं राजस्व आय, सरकार के लिए आय होती है। गैर देयता आय से भी कहते हैं, ठीक है। अब पूंजीगत जो आय होता है यह पैसा लौटाती है। जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, LIC खुलवाते हैं, उसमें पैसा एक निश्चित समय के बाद या निश्चित अवधि के बाद हमें पैसा वापस इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है। यह पूंजीगत आय होता है सरकार का, क्योंकि कुछ समय के लिए पैसा तो लेती है, लेकिन उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर कर उससे और अधिक पैसा कमाती है। ये सरकार के लिए भी आय है, पूंजीगत आय है, जो कि बार बार होता है। और सार्वजनिक व्यय कौन सा होता है? राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। एक बार में पैसा अगर सरकार खर्च कर रही है तो राजस्व व्यय कहलाता है, सरकार के लिए घाटा होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में सब्सिडी एक बार में दी जाती है। अन्य देशों से पैसा देना, किसी देश को पैसा दे दी, 1 साल में खर्च होता है, ठीक है। गरीबों को पैसा देना, ये सब जो है राजस्व व्यय है। अब पूंजीगत व्यय जो होता है, धीरे धीरे पैसा खर्च होता है। ढांचागत विकास एग्जाम्पल में देख लीजिए, पुल जो बनाती है सरकार नदियों पर, और किसानों को हर महीने 500 रुपये जो देती है, बांध, ये सब जो बनाती है, ये पूंजीगत व्यय है, जो धीरे धीरे पैसा लगाती है सरकार, कई साल में खर्च होता है, ठीक है। हम घाटा किसे कहते हैं? घाटा जान लेते हैं हम लोग। पहला घाटा में राजस्व घाटा किसे कहते हैं? सरकार के जो राजस्व व्यय है और जो राजस्व आय है, अगर राजस्व व्यय अधिक हो गया है राजस्व आय से, ठीक है, राजस्व आय पर राजस्व व्यय का अधिक जो होता है राजस्व घाटा कहलाता है।
इसका फार्मूला है राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। अब पूंजीगत आय किसे कहते हैं? पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत आय। पूंजीगत आय पर जो पूंजीगत व्यय का अधिक होता है वही पूंजीगत घाटा कहलाता है। इस फार्मूला पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत आय इक्वल टू पूंजीगत घाटा। ठीक है। तीसरा है सार्वजनिक घाटा। सार्वजनिक घाटा किसे कहते हैं? सार्वजनिक व्यय माइनस सार्वजनिक आय, अर्थात सार्वजनिक आय पर सार्वजनिक व्यय का जो अधिक होता है वही सार्वजनिक घाटा कहलाता है। चौथा राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा में किसे किसे शामिल किया जाता है? जैसे एग्जाम्पल में लोन राजकोषीय घाटा को जन्म देती है। ठीक है, लोन जो होती है राजकोषीय घाटा को जन्म देती है, फिजिकल डिफिसिट को जन्म देती है। इसका फार्मूला है राजस्व आय माइनस सरकार का व्यय। ठीक है, सार्वजनिक व्यय या राजस्व व्यय से कहते हैं सरकार राजस्व आय जो होता है और माइनस सरकार का जो व्यय होता है इक्वल टू राजकोषीय घाटा होता है। व्यय मतलब ब्याज, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, अंतर्राष्ट्रीय लोन का ब्याज, ये सब जो होता है व्यय होता है, सरकार का घाटा होता है। इसमें प्राथमिक घाटा पाँचवा है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अगर कर देते हैं हम लोग तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। वर्तमान सरकार का घाटा दर्शाता है। प्राथमिक घाटा जो होता है वर्तमान सरकार जो चल रही है सरकार उसका घाटा दर्शाता है प्राथमिक घाटा। अब देखिए यहाँ पर घाटा और व्यय में अंतर होता है। ठीक है, व्यय जो होती है सरकार खर्च करती है अपने इच्छा अनुसार, और जो घाटा होता है व्यय माइनस आय होता है। आय पर अधिक ही व्यय का अधिक, आय पर व्यय का अधिक ही घाटा कहलाता है। ये याद रखना, व्यय और घाटा में अंतर होता है। इम्पॉर्टेंट में नोट डाल लीजिएगा, राजकोषीय घाटा ठीक है इक्वल टू सार्वजनिक व्यय माइनस राजस्व आय, टोटल देश का घाटा दर्शाता है। राजकोषीय घाटा जो होता है टोटल देश का घाटा दर्शाता है। सार्वजनिक व्यय में क्या क्या आता है? राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय माइनस राजस्व आय। ठीक है, राजस्व आय में क्या आता है? विनिवेश, लोन रिटर्न, इन दोनों को शामिल किया जाता है राजस्व आय में। और एक टॉपिक है मुद्रा की पूर्ति के मापक जो होते हैं उस कौन कौन से होते हैं, इसे भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। M1, M2, M3, M4 ये 4 प्रकार से पाया जाता है। मुद्रा की पूर्ति का जो मापक होता है 4 प्रकार से पाया जाता है, M1, M2, M3, M4। M मतलब मनी। ठीक है, M1 में किसे रखा जाता है? लोगों का धन। ठीक है, प्लस बैंक का मांग जमा, जो बैंक हम लोग से जमा करते सेविंग अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट में वो मांग जमा प्लस RBI का धन, टोटल धन। ये सबको अगर मिला देते हैं M1 में अंतर्गत आता है। M2 के अंतर्गत क्या आता है? M1 में लोगों का धन, बैंक का मांग जमा और RBI का धन, ये सब आते ही हैं। प्लस डाकघर का बचत जमा भी को शामिल किया जाता है M2 में। और M3 में M1 को शामिल किया जाता है प्लस बैंक का फिक्स डिपॉजिट जितना होते हैं बैंक में वो सब को शामिल किया जाता है। और M4 में M3 का अर्थात M1 प्लस बैंक का फिक्स डिपॉजिट प्लस डाकघर का कुल जमा, डाकघर में जितना भी जमाएँ होती हैं सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, सब कुछ शामिल किया जाता है M4 में। अगर तरलता के मामले में समझे तो सबसे अधिक तरलता M1 में पाया जाता है, जिसमें कैश, बैंक, सोना होता है। ठीक है, इमरजेंसी में M1 काम आता है, काम को लिया जाता है, M1 को काम को लिया जाता है। और सबसे कम तरलता जो होती है ज़मीनों में पाई जाती है। इस M1, M3, M4 में अगर देखा जाए तो सबसे कम तरलता M4 में पाया जाता है। तरलता का मतलब क्या होता है समझिए, ऐसी तरलता मतलब जिसको 1 वर्ष के अंदर या कम से कम समय में कैश में परिवर्तित कर ले उसको तरलता कहते हैं। ठीक है, कितने समय में कैश में परिवर्तित हो जाते हैं उसको तरलता कहलाती है। उस वस्तु को तरलता के मामले में समझे तो M1 में सबसे अधिक तरलता, उससे कम M2 में, उससे कम M3 में, उससे कम M4 में। अर्थात सबसे अधिक तरलता जो होती है M1 में पाया जाता है और सबसे कम तरलता M4 में पाया जाता है। धन के मामले में समझे तो सबसे अधिक धन M4 में पाया जाता है लेकिन तरलता सबसे कम होती है। और सबसे कम धन जो होता है M1 में पाया जाता है लेकिन सबसे अधिक तरलता पाई जाती है। मौद्रिक नीति M3 पर बनाई जाती है। M3 में क्या क्या होता है? M1 प्लस बैंक का फिक्स डिपॉजिट। मौद्रिक नीति जो होती है M3 पर बनाई जाती है। चलिए ठीक है, अगर क्लासेस पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यदि इसमें कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। थैंक यू। जय हिंद।